आज के शो में। नैब ने महकमा आबपाशी सिंध के मुबैना बदउनवान अफसर फहीम सोमरो के गिर्द घेरा तंग कर दिया। लूटी हुई दौलत से सोमरो सफारी में चार्टर तैयारा सर्विस। नैब का फहीम सोमरो के खिलाफ शिकंजा सख्त। मुल्जिम फहीम सोमरो के आमदन से जायद असासे होशरुबा इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमने इस प्लेटफॉर्म से अक्सर इन्वेस्टिगेटिव जो भी आपके सामने तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स रखी हैं और अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी के ऐसे अफसरान के किस्से रखे हैं जो मुबैना तौर पर न सिर्फ गफलत में बल्कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी यानी नाजायज़ इस्तेमाल करके इख्तियारात का अपने असासे बनाते हैं जो कि आमदन से ज़ायद होते हैं। फिर नैब उन पर केसेस बनाता है और ऐसे कई अफसरान की फहरिस्तें बिलखुसूस सूबा सिंध में जो महकमा आबपाशी से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर इस वक्त कल्चर डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स के पूरे मुल्क से हम आपके सामने उनकी इन्वेस्टिगेशंस रखते रहते हैं। उसमें जो अहम पहलू होता है वो अहम पहलू उनके असासाजात होते हैं। हम बताते हैं कि कितने असासाजात की फहरिस्तें हैं, उनकी फुटेजेस दिखाते हैं आपको और फिर हम ये सवाल उठाते हैं कि आखिरकार एक सरकारी अफसर के पास ये सारे असासाजात किस तरह से एक सरकारी नौकरी से आ गए। अगर मामला कोई मौरूसी जायदाद का भी है यानी कुछ इनहेरिटेंस में मिला है उसको अपने आबा अजदाद से, तो भी हम कहते हैं जी कि तहक़ीक़ात तलब बात है कि आखिरकार एक सर्विस पे रहते हुए इस वक्त ये सारा इस वक्त असासे कहाँ से बने। इसी तरह से एक मुल्जिम है फ़हीम सोमरो, जो मैं मुल्जिम क्यों कह रहा हूँ इसकी तफसीलात में कुछ देर में आगे बताऊँगा कि किन केसेस में ये है और जो पस मंज़र में हम बताएंगे। लेकिन असासाजात पर पहले हम आपको रोशनी डाल लेते हैं क्योंकि हमने जो तहक़ीक़ात की उसमें पता चला कि इनके ये फ़हीम सोमरो साहब जो इस वक्त महकमा आबपाशी के अंदर हैं तैनात, इनके असासाजात की जब तफसीलात की तहक़ीक़ात की तो पता चला कि इनके असासाजात कराची शहर में एक आलीशान बंगला इनका है। इसके अलावा इनके जो यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, यहाँ पर इनके फ्लैट्स हैं शहर कराची में। इसके अलावा लाड़काना के अंदर जब मज़ीद तहक़ीक़ात हुई तो हम चौंक गए इस बात पर कि इनका एक सोमरो सफारी के नाम से एक पूरा स्टेट है, सोमरो सफारी के नाम से। अच्छा, मैं चौंक इसलिए गया कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई एकड़ के ऊपर ये ज़मीन है और ये जिसके ऊपर इन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये बड़ा अहम पहलू है, ये लफ्ज़ याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये सिर्फ ज़मीन यानी कि आबा अजदाद से मिली थी तो मेरी ज़मीन है, इस पर इन्वेस्टमेंट करके एक सोमरो स्टेट बनाया बाकायदा। यानी यहाँ पर बाकायदा एक बोट राइड है, यहाँ पर जो जिसे कहता है एंशेंट काओ कार्ट यानी जो उस पर बैलगाड़ी होती है उसकी लोगों को सर्विस दी जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर नायाब तरीन कीमती जानवर जो है मौजूद हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो मैं हैरान और चौंका ज़्यादा इस बात पर कि एक ऐसे शख्स के हैं जो कि एक सरकारी अफसर है। ये तो है ही चौंका देने वाली बात कि सरकारी अफसर के हैं, लेकिन ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि ये सरकारी अफसर फ्रंट पर रहकर ये काम करता है। यानी ये पसे पर्दा किसी बेनामी नौकर या किसी भाई या किसी रिश्तेदार के नाम पर नहीं, ये खुद फ़हीम सोमरो खुद फ्रंट पर रहकर ये काम करता है। यानी ये अक्सर आप वीलॉग्स और मुख्तलिफ फुटेजेस आप देखते हैं तो ये बाकायदा बड़े प्राउडली अपने जो सोमरो सफारी है यहाँ पर लोगों को लेकर आता है, उनको सैर कराता है, उनको तमाम सर्विसेज दिखाता है। नायाब तरीन जानवर कीमती यहाँ पर है और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, 3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो ये सवाल तो जहन में आता है कि अगर आपके मौरूसी भी जायदाद है कोई आपको मिली तो मौरूसी जायदाद अगर थी भी तो उसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी इसके ऊपर और उस वक्त इन्वेस्टमेंट उस वक्त की, जिस तरह मैं केस की डिटेल में आऊँगा, जिस वक्त सूबा सिंध डूब रहा था सैलाब से, 2014-15 की बात है, जब सैलाबों से हम डूब रहे थे, जब सैलाब आए थे उसके बाद जब यहाँ पर बजाय कि यहाँ के अवाम पर वो पैसा खर्च होता जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का था, उस वक्त ये इन्वेस्टमेंट हो रही थी। जब सोमरो स्टेट बन रहा था, सोमरो सफारी ये सब कुछ बन रहा था, ये सारी इन्वेस्टमेंट उस वक्त हो रही थी। तो ये सारी चौंका देने वाली बातें थी जिसने इस केस में हम मज़ीद दिलचस्पी ली। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह तहकीकात के हर पहलू में हम जो है हमारी एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगली हर तरह से, हमने एक बार नहीं फ़हीम सोमरो साहब को कई बार प्रोग्राम में मदऊ किया। आज के प्रोग्राम से कबल भी हमने तकरीबन एक हफ्ते कबल उनको फिर भेजा सवालनामा और उनको बाकायदा इन्वाइट किया कि आप आएँ इस प्रोग्राम में, अपने असासाजात से मुतल्लिक जो अहम तरीन सवालात हैं जो हम उठाते रहते हैं इस प्रोग्राम में, उनके बारे में आके आवाम को वजाहत करें कि आखिरकार इतना तो वक्त निकालें कि वजाहत करें। व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल, हर तरह से हमने उनको उस पर रब्ता करने की कोशिश की कि आगे वजाहत करें कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे आया।
लेकिन फिर दोबारा हर बार की तरह इस दफ़ा भी इन्होंने इस वक्त मुनासिब नहीं समझा कि हम अपना कीमती वक्त जो इस वक्त है, जो सोमरो सफारी और इधर उधर देते हैं वो, उसमें से कुछ वक्त हमें इनायत फरमाएं और बताएं कि आखिरकार ये सब कुछ कहाँ से आया। लेकिन अब सवाल पूछ लिया गया है। अब ये सारे सवाल जो हम प्रोग्राम में उठाते थे, ये सवाल पूछ लिए गए हैं, तो मैं आऊँगा कि किसने पूछे और कैसे पूछे, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह के सरकारी अफसर हैं, इरीगेशन डिपार्टमेंट महकमा आबपाशी में इस वक्त हैं तैनात। तो इनका जो मामला, एक और दो अहम पहलू जो आपको बताते चलेंगे इससे पहले कि एक और बड़ा कारनामा जो उन्होंने अंजाम दिया था उस पर आए। एक तो इनका नाम आरबीओडी के हवाले से जो एक मेगा करप्शन स्कैम था, तकरीबन 4.48 अरब रुपए का। यहाँ पर मामला सैलाब के फंड्स में खुर्द-बुर्द का था, यानी सैलाब दिखाकर फंड्स में खुर्द-बुर्द का था। तो पहली बार जब एक मुल्जिम के तौर पे इनका नाम सामने आया था, वो तो एक महकमा जाती रिपोर्ट थी, इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट थी, जिसमें तफसीलात सामने आई थी कि फला मुल्जिमान, जिसमें फ़हीम सोमरो एक्सियन के तौर पे इनका नाम था, कि एक्सियन फ़हीम सोमरो भी थे, और ये तमाम लोग तकरीबन 4.48 अरब रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्विस थे। एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट आई, और फिर उसके बाद इनका स्टेटस जो था, यानी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता हो गया मुल्जिम में, जब एंटी करप्शन की तरफ से बाकायदा FIRs लॉन्च की गई। यानी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सिंध जो है, ये इस्टेब्लिशमेंट है, इसने यहाँ से FIRs लॉन्च की तमाम मुल्जिमान के खिलाफ। इसमें ये तमाम की कॉपीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें बताया गया कि बगैर तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी के 2014 में टेंडर्स तलब किया गया था। तकनीकी मंजूरी यानी टेक्निकल मंजूरी जो थी वो नहीं, और टेंडर्स की मंजूरी लेने की जहमत तक गवारा नहीं की। और ये तकरीबन, जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 5 अरब रुपए का मामला था, जिस पर एंटी करप्शन ने इनको मुल्जिम बना दिया। और फिर हमने एक तहकीकात से आपको ये बताया कि न सिर्फ मसला ये था 5 अरब का, दूसरा मसला ये था कि आरबीओडी और दीगर जो इरिगेशन की स्कीम्स थी, वहाँ पर तकरीबन जाली कंपनीज यानी फेक कंपनीज बनाकर अपनी कंपनी अपने नाम से उसी को ठेका देकर भी तकरीबन 2.5 अरब रुपए कमाए गए मुबैना तौर पे। और इसका भी हमने सवाल पूछा, हमें कोई जवाब नहीं मिला कि इन्होंने फेक कंपनीज बनाई, उन फेक कंपनीज को यानी अपनी ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के एवज 2.5 अरब रुपए कमाए। तो ये भी बड़ी अहम तफसीलात थी जो फ़हीम सोमरो साहब के बारे में हमारे सामने आई। और फिर ये मामला हुआ कि हमने जब प्रोग्राम में ये मामला उठाया, एंटी करप्शन FIR और सब कुछ हुई तफसीलात, तो उसके बाद एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि चेयरमैन नैब ने ये जो केस था 4.48 अरब रुपए वाला, एक मेगा स्कैम के तौर पर चेयरमैन नैब ने बाकायदा सेक्शन 6A जो नैब ऑर्डिनेंस 1999 का है, उसके तहत इस केस को एंटी करप्शन कोर्ट से जो नैब की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है वहाँ मुंतकिल कर दिया था। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी। चेयरमैन नैब ने तकरीबन, और ये रिकॉर्ड नाज़रीन तकरीबन 1700 सफ़ात पर मुश्तमिल था जो रिकॉर्ड मुंतकिल हुआ था। ये वो एप्लीकेशन है जो चेयरमैन नैब की तरफ से उस पर आई सामने, और जिसमें कहा गया कि ये तमाम मुल्जिमान हैं, ये जो केस है इस वक्त बड़ा अहम है और इसमें अहम रिकवरी हो सकती है, जो जिस वजह से नैब को ये फैसला करना पड़ा कि नैब इस केस को एंटी करप्शन कोर्ट से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैदराबाद की तरफ शिफ्ट कर दे। तो ये सारे चौंका देने वाले मामला हैं। यानी मैं खुद भी, हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते हैं तो हम ये तो जानते हैं कि एक सरकारी अफसर होता है, बहुत से घर रख सकता है, नौकरों के नाम पे इधर उधर बहुत जायदादें बना सकता है। इन साहब ने, फ़हीम सोमरो साहब ने भी जायदादें बनाई हैं बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ पर फ़हीम सोमरो साहब का जो सोमरो स्टेट है ये उसको ओन भी करते हैं, पब्लिकली ओन करते हैं, फेस पर आकर ओन करते हैं। तो ये चौंका देने वाली बात है। और दूसरी बात, ये जो हमने सुना भी इनके बारे में कि मौरूसी है, तो ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई, ये भी चौंका देने वाली बात थी। और ये सारी तफसीलात जो इस पर हैं, जैसे मैंने कहा कि एंटी करप्शन से फिर ये मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैदराबाद की तरफ गया। और बिल्कुल अगर आपको बताऊं तो एक और बड़ी डेवलपमेंट जो कुछ माह कबल हुई थी, जो हमने आपको उस पर प्रोग्राम भी डिटेल में किया था, ये एक mojodaaro.pk के नाम से, विजिट mojodaaro.pk के नाम से एक सर्विस शुरू हुई। और मुल्जिम जो फ़हीम सोमरो साहब हैं, जो एंटी करप्शन के मुल्जिम थे, जिन पे चेयरमैन नैब जिस केस को ट्रांसफ़र किया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैदराबाद, उस मुल्जिम ने एक जहाज सर्विस लॉन्च की अपने सोमरो सफारी के ऊपर। ये कुछ दिन कबल की बात है जो हमने आपको प्रोग्राम बताया था। और बाकायदा इतवार के दिन ये इस पर दौरा होता था, और इसका जो दौरा होता है बल्कि 30,000 रुपये पर पर्सन, यानी फ़ी इंडिविजुअल 30,000 रुपये। बाकायदा एक जहाज सर्विस है, जो जहाज सर्विस स्काई विंग्स लिमिटेड के नाम से कंपनी इसकी, अगर आप पोस्ट भी देखें तो उसमें बताते हैं कि ट्रैवल बैक इनटू द 5000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी 5000 साल पुरानी तहजीब और तारीख की तरफ आपको लेके जाएंगे। और फिर ये टूर पैकेज है पूरा, जिस टूर पैकेज के अंदर सोमरो सफारी रिजॉर्ट का नाम मौजूद है कि यहाँ पर लेके जाया जाएगा, इस पैकेज का हिस्सा है। यहाँ पर कल्चरल डांस, फोक म्यूजिक, एंशिएंट, जो मैं बता रहा था कि एंशिएंट को कार्ट ये शामिल होगा, बोट राइड होगी, और ये तमाम सर्विसेज जो हैं ये आपको मुहैया की जाएंगी स्काई विंग्स लिमिटेड और सोमरो सफारी जो एक कोलैबोरेशन के साथ जो है सामने आएगी। और एक और अहम बात जो इस रिजॉर्ट के बारे में हमने सुनी जब ये जहाज सर्विस लॉन्च हुई, कि ये पहली
पाकिस्तान की पहली मैन मेड लेक है, यानी इंसान की बनाई हुई पहली मैन मेड लेक है। और आप सब हैरान होंगे कि एक सरकारी अफसर ने ये पहली मैन मेड लेक बनाई है और कोई पूछ नहीं रहा। हम भी हैरान थे, ना महकमा पूछ रहा है कि तुमने ये कहाँ से बनाई, पाकिस्तान की पहली मैन मेड लेक बनाई, जो खुद उन्होंने प्रमोट किया इसको। ना नैब, ना एंटी करप्शन, ना FIA तहकीकाती इदारे पूछ रहे कि भाई आखिर आपने ये इतनी बड़ी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें आपने पहली मैन मेड लेक बनाई है, आखिरकार बनाई कहाँ से? ये बड़ा अहम सवाल था जो उस पर उठ रहा था, और ये हमने उठाया भी प्रोग्राम में कि आखिरकार कैसे। ये बिल्कुल मेरे लिए ऐसा था। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इस सर्विस का, जो उस पर जहाज़ सर्विस है, जो जहाज़ पहली इनॉग्रल फ्लाइट थी उसकी फुटेज भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो जहाज़ सर्विस लॉन्च हुई थी, ज़रा सुनते भी हैं, इसमें देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा ये मनसूबा है। लेट्स हियर दिस एंड सी दिस, लेट्स हियर दिस। तो आपने देखा कि बाकायदा एक जहाज सर्विस लॉन्च हुई, 30,000 रुपये का पैकेज और ये सारी तफसीलात, और ये वही वहाँ पर उसी जगह पर हुई जो ज़मीन 2014-15 के बाद ही इन्होंने इस पर जो बनाना जिसको शुरू किया, जो लेक, जो पहली मैन मेड लेक कहने से पाकिस्तान की, कि ऐसी कोई है नहीं। ये एक सरकारी अफसर की इन्वेस्टमेंट है सारी, जो सतत चल रही थी, और कोई इस पर पूछने वाला नहीं था। ये बिल्कुल मेरे लिए ऐसा है जैसे आप कहें कि इस पर कोई डकैत है, वो पुलिस के सामने खड़ा हो जाए, सरेआम आके कह जी कि हाँ मैं हूँ, कर लो जो करना है। ये बिल्कुल इस तरह से हमें लगा कि इस वक्त एक आदमी है जो सरकारी मुलाजिम है, वो एक स्टेट ओन करता है, उसकी ओनरशिप को ओन भी करता है, पब्लिकली भी ओन करता है, और फिर उस पर जहाज सर्विस भी लॉन्च कर देता है, जबकि वो मुल्जिम भी है एंटी करप्शन का और नैब का। वो मुल्जिम होने के बावजूद लॉन्च कर देता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से आजकल सिंध में डकैतों का हम सुन रहे हैं। तो बिल्कुल हमने जो मजमूई तौर पे सिंध के हालात हैं, वो उस लिहाज से अगर देखा जाए, तो ये अगर मुबैना करप्ट अफसरान में देखा जाए तो बिला किसी खौफ के ये सब कुछ चल रहा था। और फिर जो हमने इस पूरी सूरत हाल में आपको बताया कि किस तरह से जहाज सर्विस लॉन्च हुई, और फिर इस जहाज सर्विस की लॉन्च के अंदर आपको ये बताते हैं कि जो इनॉग्रल फ्लाइट थी, जिस तरह मैंने कहा कि ये शख्स डरता नहीं है किसी से, तो इनॉग्रल फ्लाइट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर आप देखेंगे तो ये वहाँ पर पब्लिकली मौजूद था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें, तो ये आगे खड़ा हुआ था फ़हीम सोमरो, ये आप इस पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कहीं पर भी ये नहीं था कि ये छुपकर या पीछे किसी और के नाम पर ये कारोबार कर रहा हो। इसके बारे में कहा जाता है कि एक सियासी शख्सियत का कज़न भी है सूबे सिंध में, लेकिन ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस शख्स ने पब्लिकली ओन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा हुआ है इस वक्त, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब ये फ्लाइट सर्विस लॉन्च हो रही है। तो कोई खौफ व खतर, यानी कोई डर नहीं है कि आखिरकार मुझे कोई पकड़ सकता है, कोई पूछ सकता है कि सरकारी सर्विस तुमने जहाज़ कैसे लॉन्च कर दिया सरकारी नौकरी में होते हुए, ये ज़मीन कहाँ से आई, ये पूरा जो तुमने स्टेट बनाया कहाँ से आया, कराची में जायदादें कहाँ से आई, कोई खौफ नहीं है। इस वक्त यहाँ पर एक खड़ा हुआ, इस वक्त कहा गया कि ये इस सूरत हाल में कि ये पब्लिकली लॉन्च करता रहा, इसको सामने नजर आया। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे हमने कहा कि कोई पूछगछ नहीं थी, तो अब पूछगछ हुई है। पूछगछ किस इदारे ने की है, पूछगछ क्या हुई है, पूछगछ किस तरह हुई है, कितना टाइम दिया गया है, और किस तरीके से नैब ने अब शिकंजा सख्त कर दिया, ये सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे। जिस तरह हमने पस मंज़र बताया इस पूरे केस का, ये सारी तफसीलात आपके सामने एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो आपको बताएंगे कि फ़हीम सोमरो पर अब शिकंजा, यानी जो गिरफ्त है वो मजबूत हुई है फाइनली, ये जहाज सर्विस और उसके असासों के ऊपर फाइनली। यानी RBOD केस पर तो नैब ने पहले एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसलिए मैंने कहा कि पहले पस मंज़र बताऊं कि ये शख्स है कौन और क्या मामला थे, उसके बाद आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या है और क्या डेवलपमेंट है हमारे प्रोग्राम के बाद ही अब तक ने जिस तरह मामले को उठाया। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम समझ रहे हैं कि हम आपको भी बता रहे हैं कि किस तरह से हम चौंके एक सरकारी अफसर के असासे देखकर, जिस तरह हम हर बार चौंकते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम इसलिए भी चौंके कि वो अपने असासों को न सिर्फ ऑन करता है, कमर्शियली भी चलाता है, बल्कि पब्लिकली फेस पर आकर बताता है। और ना सिर्फ उन असासों को वो कहता है कि दिस इज़ द फर्स्ट मैन मेड लेक, यानी पहली इस पर ऐसी लेक है जो पाकिस्तान में किसी इंसान ने बनाई है, और इसके साथ साथ उधर जहाज सर्विस भी शुरू करता है। और हम ये जिस तरह मैंने कहा मिसाल दी कि बिल्कुल इस तरह से है कि कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने खुला लूटमार करे और बोले जी कि जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता किसी से, बिल्कुल इस तरह लग रहा था। लेकिन अब हुआ कुछ डेवलपमेंट, मेरे पास वो खतूत है, मैं इस पर दिखा नहीं रहा, लेकिन सारे डेवलपमेंट जो हुई है वो नैब के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये इस वक्त नैब सखर की तरफ से
3 खतूत हैं। पहला जो है वो डीसी लाड़काना को लिखा गया, डिप्टी कमिश्नर लाड़काना को। यहाँ ये 26 मई 2021 को ख़त लिखा गया और यहाँ पर जो तारीख है 10 जून 2021 तक तमाम तफसीलात तलब की गई हैं नैब की तरफ से। आप इसको इन्फॉर्मेशन लेटर भी कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन तलब की गई है नैब की तरफ से। और इसमें नैब ने जिक्र एक कंप्लेन का भी किया और ये कहा है कि तमाम अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं, ये जो सोमरो सफारी स्टेट है, सफारी पार्क है, जो रिजॉर्ट है जो आप देख रहे हैं जहाँ पर नायाब तरीन जानवर हैं, एक बोट इस पर राइड है और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर एक लग्जरी लाइफस्टाइल आप इसे कह सकते हैं, एक सरकारी असर चला रहा है। इसका तमाम जो इस पर अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो मदर एंट्री है जो आज तक की, वो सारी तफसीलात नैब ने डीसी लाड़काना से तलब कर ली हैं और 10 जून 2021 तक उन्होंने तारीख दी है कि आप ये तमाम तफसीलात फराम करें। फिर नैब की तरफ से एक और भी जो है वो ख़त लिखा गया और ये ख़त लिखा गया एडिशनल रजिस्ट्रार SECP को, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को लिखा गया ये इस वक्त कराची में। और यहाँ नैब ने फिर इंफॉर्मेशन तलब की है और यहाँ पर 2 कंपनी का जिक्र किया है। एक तो स्काई विंग्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका इनकॉर्पोरेशन नंबर नैब ने लिखा है 080084 और एक ASL ट्रैवल एंड टूर्स लिमिटेड जिसका इस्पत 0136191। ये तमाम तफसीलात भी जो इस वक्त नैब की तरफ से 10 जून 2021 तक जो है तलब की गई हैं अंडर सेक्शन 27 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस। ये भी यानी इन्फॉर्मेशन नैब की तरफ से पूछी गई है। ये वही जहाज़ सर्विस है। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि नैब ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से तमाम इनकॉर्पोरेशन रिकॉर्ड, यानी कंपनी कैसे बनी, इसमें कौन पार्टनर्स हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, ये सारी तफसीलात SECP से मांगी है। ये जहाज़ सर्विस जो आप देख रहे हैं ना, इस जहाज़ सर्विस का कौन मालिक है, कौन डायरेक्टर है, कौन नहीं है, ये जो जाती है जहाँ पर इस वक्त सोमरो स्टेट, यानी जो पार्टनर्स हैं इस पूरे कोलैबोरेशन के, उन तमाम की तफसीलात नैब ने मांग ली हैं। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन। एक तो आपको बताया कि सोमरो सफारी के हवाले से सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड नैब ने मांग लिया है 26 मई 2021 को, और दूसरा जो एडिशनल रजिस्टर SECP से उन्होंने जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ से तमाम इनकॉर्पोरेशन रिकॉर्ड इन 2 कंपनीज़ का मांग लिया है। और तीसरा जो ख़त है वो आमदन से ज़ायद असासे के हवाले से बड़ा अहम ख़त है, क्योंकि जिस तरह इनके असासे हैं, मैंने जैसा जिक्र किया कि शहर कराची में इनके एक आलीशान बंगला है, इनके महंगे फ्लैट्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, फिर लाड़काना के अंदर ये सोमरो सफारी है। तो सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट को नैब की तरफ से ख़त लिखा गया है और यहाँ नैब ने जो तफसीलात मांगी है अंडर सेक्शन 27 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस, वो 3 अहम तफसीलात हैं। एक इनकी फ़हीम सोमरो साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनकी पर्सनल फ़ाइल तलब की है नैब ने, उनका CNIC, जो उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ऑर्डर्स हुए हैं, और सब में अहम बात जो उनके एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं, यानी जो जब से वो अपॉइंट हुए हैं उससे लेकर आज तक जितने उन्होंने एसेट डिक्लेयर किए हैं वो तमाम तफसीलात सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट से नैब ने तलब कर ली हैं, नैब सक्कर ने। तो ये 3 खतूत हैं नैब सक्कर के जो इंफॉर्मेशन लेटर्स हैं जो उस पर नैब ने सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट, SECP और DC लाड़काना को लिखे हैं। तो बिल आखिर हम कह सकते हैं कि शिकंजा सख्त हुआ है, घेरा तंग हुआ है, कोई पूछने वाला आया है कि आखिरकार आपने ये असासे कहाँ से बनाए। मैंने जिस तरह सवाल उठाया कि अगर मौरूसी भी हैं तो उसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए थी, जो हमने बार बार प्रोग्राम में उठाया। और दूसरी अहम बात ये थी कि अगर आपकी मौरूसी भी थी बिलफर्ज, तो ये अरबों रुपए, 3 अरब की इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ से कर दी इसके ऊपर? वो पैसा कहाँ से आया जब दौरान सर्विस आप थे और आपकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ तनख्वाह थी? तो ये कहाँ से आपने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके ये तमाम आलीशान इस पर सोमरो सफारी स्टेट खड़ा कर लिया? ये सारी तफसीलात नैब ने पूछ ली हैं, नैब ने कड़े सवालात उठा दिए हैं। ब्रेक के बाद हम नैब एक्सपर्ट से बात भी करेंगे इस खत की रोशनी में, और ये केस किस तरह आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ये जो लग रहा है कि कंप्लेन आई है नैब को जिस पर नैब आगे बढ़ी है, इन्फॉर्मेशन लेटर्स लिखे हैं। तो लीगली और नैब के प्रोसेस को समझते हुए ये केस किस तरह आगे बढ़ सकता है, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने असासों की फहरिस्त। और फिर अब जो असल मकसद आज प्रोग्राम का करने का वो ये था कि नैब ने लेटेस्ट एक्शन लिया फ़हीम सोमरो के ख़िलाफ़। नैब ने एक्शन इस तरह से लिया कि इन्फॉर्मेशन तलब की है सेक्रेटरी इरिगेशन से, इसके अलावा SECP से, उस कंपनी की जो जहाज़ सर्विस शुरू हुई है, और उसके साथ DC लाड़काना से। सोमरो सफारी जो एक जैसे कहा गया कि द फर्स्ट मैन मेड लेक इन पाकिस्तान, तो ये जो उस वक्त सरकारी अफसर जो उस वक्त ओन करता है, पब्लिकली ओन करता है, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर ओन करता है, तो आखिरकार ये सारा पैसा कहाँ से आया, क्या इसकी रेवेन्यू एंट्रीज़ हैं, सारी तफसीलात तलब की। मुसद्दिक़ अब्बास साहब साबिक़ DG नैब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। ये बताएं कि हमने बड़े प्रोग्राम आपके साथ भी किए हैं जहाँ हम बताते हैं कि सरकारी अफसर है, उसके असासे इतने ज़्यादा हैं, ये सब कुछ है। यहाँ तो सरकारी अफसर है, उसके असासे भी ज़्यादा हैं, उनको पब्लिकली ओन भी करता है। एक सोमरो स्टेट के नाम से लाड़काना के अंदर बाकायदा सफारी चलाता है, वहाँ पर बोट राइड और मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, जिसको फेस पर आकर ओन करता है, वीलॉग्स पे ओन करता है। फिर वहाँ एक जहाज सर्विस शुरू करता है, उसको ओन करता है, जबकि वो एक एंटी करप्शन की FIR में मुलजिम है। फिर नैब चेयरमैन नैब
एक जो है इस वक्त उस केस को ट्रांसफ़र करा चुके हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैदराबाद। तो ये खौफ ख़त्म हो गया क्या नैब का सर? अब ये खतपत हुए हैं, लेकिन वैसे क्या खौफ ख़त्म हो गया नैब का लोगों में? सदीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सैफान। बात यह है कि जब हम मेगा करप्शन पढ़ाते हैं एंटी करप्शन में, तो एक चीज़ पे हम एम्फेसिस करते हैं कि जब 3 एलिमेंट्स आपस में मिल जाए ना, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पॉलिटिशियंस, और सिविल सेक्टर जिसे आप कह सकते हैं माफिया या जो सिविल सेक्टर होता है, वहाँ पे एक शल बन जाता है, मेगा करप्शन जो है ना वो वजूद में आती है। पिछले 10 साल का जो दौर गुजरा है उसमें, क्योंकि ये तीनों क्राइवल्स से चल रहे थे, इसमें माफियाज था, इस पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे और इसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी। तो ये मेगा करप्शन के केसेस इसलिए वजूद में आते रहे कि इनको प्रोटेक्शन मिलती थी। अभी क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने वो रिंग टूट गया, क्योंकि जो तीसरा एलिमेंट था जिसे आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, सियासतदान कहते हैं, वो इस करप्शन में पीछे हट गए। तो आप देख रहे हैं कि मेगा केसेस जो है ना वो सामने आना शुरू हो गए, क्योंकि जो ओपेकनेस थी या जो वो नजर नहीं आते थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, वो भी नजर आना शुरू हो गए। सिंध में अभी तक ये मसला है। सिंध में जब ये गवर्नमेंट जाएगी, आपको बता दूं, उसके बाद आपको पता चलेगा कितने लेवल की करप्शन सिंध में होती रही है। नैब का जो खौफ है वो लोगों के दिलों में इसलिए जो है ना कम है कि आप देखें कि नैब के केसेस जब कोर्ट्स में चलते हैं, तो जितनी बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं वो कुछ अरसे बाद या पैसा दे के बार्गेन करके निकल जाते हैं, या उनको पनिशमेंट नहीं होती, या वो लिंगर ऑन करते हैं कई साल तक। जब तक एग्जेम्पटरी पनिशमेंट्स और स्पीडी ट्रायल्स जब तक नहीं होंगे, और इसके लिए आपको जो आपका जो इंडिया का सिस्टम है उसको आप सही नहीं करते, उस वक्त तक नैब का वो इफेक्ट लोगों पे नहीं जा सकता कि जाना चाहिए, जिस तरह चाइना में है, जिस तरह मलेशिया में है, जिस तरह आपकी बोत्सवाना में है। ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे तेजी से करप्शन के समाप्त होते हैं और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाती हैं। जब तक आप इसकी पनिशमेंट 25 साल तक या डेथ पेनल्टी नहीं लेके जाते, मेगा इस तरह का करप्ट है जिससे इतना खून चूसे अवाम का, उसकी डेथ पेनल्टी हो जाए। जिस तरह 1 मिलियन यौन से ऊपर जब भी चाइना में करप्शन होती है, डेथ पेनल्टी सजा है। तब तक ये सेक्शन 6 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवोक नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होती। आपने देखा होगा वक्त के साथ साथ करप्शन बढ़ती चली जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुसद्दिक साहब आपसे पूछने की जो वजह दूसरी ये भी है कि आपने कहा कि चले स्पीडी ट्रायल है, खौफ खत्म हो गया इस वजह से। दूसरी बात ये कि जैसे अभी हम जो केस कर रहे हैं इसमें इन्फॉर्मेशन लेटर्स लिखे गए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कि आप इस मुलजिम के बारे में या उसकी ज़मीन के बारे में या उसकी मुबैना कंपनी के बारे में मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो कंपनी के साथ उसकी कोलैबोरेशन है रिकॉर्ड फराम करें SECP को, DC को और मुख्तलिफ इदारों को। अब मसला ये है कि सर जब ये शुरू होता है ना सिलसिला, तो उस वक्त ही जो बासर मुलजिमान होते हैं जिनका एक तो असर वसूख हो और दूसरा उनके पास पैसा हो, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हों, तो वो पहली फुर्सत में यहाँ से फ्लाइट कराता है और मुल्क से निकल जाता है। जितनी देर में नैब इन्फॉर्मेशन लेटर लिख के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है, जितनी देर में नैब फिर इसके बाद इंक्वायरी जाती है, इन्वेस्टिगेशन, और वो यहाँ से निकल चुका होता है और फिर उसको फिर बुलाना एक लंबा प्रोसीजर है इंटरपोल का, जो हम देखते हैं सालों उसमें लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस पहले नैब ऐसा अक्सर करती थी और हमने देखा था जब शुरू में एहतसाब की मुहिम थी तो गिरफ्तार हो जाते थे लोग और उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता रहता था ताकि वो भागे ना यहाँ से या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट ना करें। अब ये जैसे मुलजिम है, इसके पास इतना पैसा ये निकल सकता है यहाँ से, जब जैसे ही नैब के लेटर आए होंगे क्या पता निकल चुका हो, बड़े बड़े वकील हायर करके इधर उधर गायब हो चुका हो, तो क्या करेगी फिर नैब केस का? इसमें नैब के पास जो प्रोविजन है सैफान, वो ये है कि जो ही एक इंक्वायरी शुरू होती है और जिसमें ये सस्पेक्ट किया जाता है कि ये शख्स भाग जाता है, तो उसको फौरन ECL पे रखा जाता है। ECL का एक प्रोसीजर है। तो नैब को चाहिए कि ऐसा मेगा केसेस और जिसमें इतने हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, तो फौरन लोगों को ECL पे डाले। जब ECL पे कोई पड़ जाता है फिर उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि ECL पे आपके लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो वो एयरपोर्ट से नहीं जा सकते बाहर, हालांकि उनकी सीट बुक थी, कोर्ट से ऑर्डर भी थे, सारी चीजें थी। तो ये बड़ा लाजमी है कि ECL पे फौरन डालना चाहिए नैब को, ताकि ऐसे लोग भाग ना सके। आप सही कहते हैं कि लोग मुल्क से फ्लाई कर जाते हैं,
ज़्यादातर पैसा इन्होंने बाहर रखा होता है और फिर अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारते हैं। तो ये एक तरीका है कि इसको ईसीएल पे डाला जाए। सही। और जो आप खौफ की बात कह रहे हैं, क्योंकि जैसे और भी अफसरान होंगे जो देखते हैं कि फलां ने तो उस पर केसेस के बावजूद भी नए नए सुमरो सफारी और क्या क्या बना लिया और फिर उस पर जहाज सर्विस लॉन्च कर दी, तो इससे तो और इंकरेजमेंट होती है करप्शन को इस पर मुसद्दिक साहब, कि ना महकमा कार्रवाई कर रहा है जिस महकमे में वो है, ना नैब ना एंटी करप्शन, उसको कोई खौफ ही नहीं है, एफआईआर हो जाए, रेफरेंस हो जाए, उसको कोई खौफ ही नहीं है, जो चले जा रहा है। तो दूसरों पे क्या मैसेज जाता है मुसद्दिक साहब इससे? महकमा तो कुछ करेगा नहीं, इसलिए बिकॉज महकमे का जो हेड होता है डिपार्टमेंट का, वो एक पॉलिटिशियन होता है जी। उसकी स्वाबदीद उसमें शामिल होती है, उसको भी हिसाब लगता है मिल रहा होता है। और इसमें जब ये सारे मिल जाते हैं तो फिर महकमा तो बेजान हो जाता है। पहले ये अच्छा होता था कि तकरीबन 10 में से 3 या 4 अफसर करप्ट हुआ करते थे, बाकी विसल ब्लोइंग करके इतला दे देते थे जनाब के ऐसे हो रहे हैं। अभी जो एनालिसिस है, जो सर्वे है, वो ये कह रहा है कि 80 to 90% जो ऑफिशियल्स हैं वो कंप्रोमाइज हो रहे हैं और जो चंद एक ऑनेस्ट हो गए, वो जिसे हम कहते हैं ना खुडे लाइन, वो साइड लाइन कर दिए गए। तो पूरे आवक का आवक जो है ना वो बिगड़ चुका है। इसको जब तक मैं वापस उसी बात पे था कि आपको पनिशमेंट एग्जेम्पलरी जब तक नहीं लेके आएंगे, स्पीडी ट्रायल नहीं करेंगे, ये एक बिल्ली और चूहे वाला खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। डिटरेंस नहीं कायम हो सकती जब तक पनिशमेंट एग्जेम्पलरी ना हो, ट्रायल स्पीडी ना हो। एग्जैक्टली। और मुसद्दिक साहब, ये जो अब एसेट्स हैं इनको सीज करने का तरीकाकार, ये जिस तरह आपने कहा कि एक तरीकाकार तो ये है कि ईसीएल पे नाम डाल दिया जाए। दूसरा जो असासा जात है जो खुलेआम चल रहे हैं, कम से कम जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, जैसे सुमरो स्टेट है और नैब के पास शुरू इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि हाँ ये एक सरकारी अफसर के, जो अपेरेंटली नजर आ रहा है सामने कि एक सरकारी अफसर के अगर मोरूसी भी है तो उसको 3 अरब की इन्वेस्टमेंट उसने कहाँ से की है, जिसकी नैब इंक्वायरी कर रहा है। तो कम से कम इसके जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जो सयाहत पे फरोख के नाम पर वो अपने पर्सनल एसेट्स पे कर रहा है, इसको तो नैब रोक सकती है जाके कि हाँ जी अब कमर्शियल एक्टिविटीज पे रोक दी जाए, या हम इसको सील कर रहे हैं फिलहाल टिल इन्वेस्टिगेशन। क्या ऐसा कोई इख्तियार है नैब के पास? इसमें एक चीज होती है, नैब के साथ पास सेक्शन 23 है और सेक्शन 23 ये कहती है कि जो ही आप इंक्वायरी शुरू करते हैं और सब डिपार्टमेंट्स को आप लेटर लिख देते हैं तो उस पे इंग्लिश में कहते हैं नो चार्ज कैन बी क्रिएटेड, वो प्रॉपर्टी फिर ट्रांसफर नहीं हो सकती। अच्छा। उसको अकाउंट्स के टाइटल को आप चेंज नहीं कर सकते। ये प्रोविजन में इनबिल्ट एक प्रोविजन है। ये आप कह रहे हैं इस खत के बाद जैसे डीसी को खत लिखा गया है, इन्फॉर्मेशन लेटर है कि इन्फॉर्मेशन तलब की गई है, तो इसके बाद खुद आप कह रहे हैं कि जैसे ये सेक्शन 27 के तहत लिखा गया है, तो इसमें तो ये मेंशन नहीं है कि आप इसकी ट्रांसफर रोक दें। तो क्या खुद कोई इंटरप्रिटेशन है इस लेटर की, इन्फॉर्मेशन लेटर की, कि लोग रोक दें ट्रांसफर्स पे? बिल्कुल, इसकी इटसेल्फ भी है और अलहदा नैब ने लेटर फौरन लिख दिया होगा सेक्शन 23 के तहत। ये इंक्वायरी ऑथराइज हो चुकी है, सेक्शन 23A इन्वोक हो चुकी है। आप इस प्रॉपर्टी को ना लिक्विडेट कर सकते हैं, ना इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ना किसी दूसरे के नाम पे ये जा सकती है। अच्छा। तो ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट सिस्टम के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है ताकि केस बाद में हो सकता है बंदा उसको बेच दे, वो जो सेकंड बंदा है वो तीसरे को बेच दे, सेकंड थर्ड पार्टी इंटरेस्ट अगर क्रिएट हो जाए फिर केस को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये इनबिल्ट एक सिस्टम है, नैब ने ये नैब एक्शन कर चुकी होगी आई एम श्योर। लेकिन ये तो चलें ठीक है कि ट्रांसफर रोक दिया, लेकिन इस पर जो कमर्शियल एक्टिविटी जारी है, जो जहाज सर्विस चल रही है, जो मुसलसल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ हो कि वो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो उसको तो रोका जाए। इसके सिलसिले में कुछ है? वो ख्याल चलना चाहिए, बिकॉज बात ये है कि जो भी उसकी इनकम आएगी या जो कुछ भी होगा वो प्रोसीड्स में शामिल हो जाएगी। जब इंक्वायरी आगे चलेगी वो कहेंगे ये आपका एसेट्स इलीगल था, इससे जो आपने कमाया वो भी इलीगल है, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी है, इकोनॉमी रोल चल रही है और जब तक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में केस नहीं जाता, चीजें एस्टेब्लिश नहीं होती, क्या ये इसकी अपनी है, मोरूसी है, क्या चीज है, इट्स गोइंग टू बी थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा कि आप चीजों को फौरन प्रोजेक्ट्स को किसी को रोक दें। रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब वो आगे केस चलेगा तो ये सारी चीजें एक जगह पे आ जाएंगी कि ये आपके एसेट्स थे, ये आपके इलीगल प्रोसीड्स थे, ये आप वो करते हैं टू द स्टेट इलीगल पैसा है। वो फिर देखेंगे कहाँ से रिकवर होता है, इनके तमाम एसेट से होता है, अकाउंट से होता है, प्रॉपर्टी से होता है, वो फिर एस्टेब्लिश हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दिया। जो तफसीलन सवालात थे इस इन्फॉर्मेशन लेटर लेकर, वो हमने पूछे कि आगे प्रोसीजर क्या होगा और जो बेसिक जहनों में सवालात हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, समराइज़ करेंगे सब कुछ आपके सामने। अब तक देखते रहिए।